बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का बेतिया राज। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। ये कोई ऐसा राज नहीं था जिसे वर्तमान में आसानी से भुला दिया जाए। बेतिया राज जितना प्रसिद्ध अपनी संपत्ति के लिए हुआ करता था, उससे कहीं ज्यादा प्रसिद्ध वो अपनी धर्मनिरपेक्षता और अपनी उदारता के लिए था। इस क्षेत्र के राजवंशों की उदारता का और धर्मनिरपेक्षता का एक बेहद ही शानदार और जीता जागता उदाहरण बेतिया में स्थित ये चर्च है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी चर्च के कैंपस में एक स्कूल भी मौजूद है, जिसे बेतिया शहर का सबसे पुराना स्कूल कहा जाता है। कहा जाता है कि इसे बनाने की प्रेरणा यहाँ के राजा के द्वारा दी गई थी। विशेष जानकारी के लिए बेतिया राज की धर्मनिरपेक्षता और उदारता के इतिहास के बारे में जानने के लिए आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ शिक्षकों से और जानते हैं बेतिया राज की वो इतिहास जो धीरे धीरे धूमिल होते जा रही है, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये मिशन स्कूल है, जिसे बेतिया का सबसे पुराना स्कूल भी कहा जाता है, जो कि अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था। उस समय बेतिया राज भी अस्तित्व में ही था। कहा जाता है कि बेतिया राज के प्रयासों की वजह से ही इस स्कूल का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास करवाया गया था, जहाँ से शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जहाँ से बेतिया वासियों में ज्ञान की रोशनी बांटनी शुरू की गई। इस पर विशेष जानकारी के लिए इस समय हमारे बीच मौजूद हैं इस क्षेत्र के पल्ली पुरोहित फादर हेनरी फर्नांडो और इस विद्यालय के पुराने शिक्षकों में से एक सर जोई माइकल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बेतिया का जो राजतंत्र था, बेतिया की जो राजशाही थी, वो आसानी से भुलाने वाली नहीं है। वो कोई छोटी मोटी राजशाही नहीं थी। बेतिया के राजा की उदारता और धर्मनिरपेक्षता का एक जीता जागता उदाहरण है ये स्कूल, ये चर्च और ये पूरा का पूरा कैंपस। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कहाँ तक सच है कि बेतिया के राजा की धर्मनिरपेक्षता और उदारता बेमिसाल थी, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। संपत्ति के मामले में भी बेतिया राज बहुत श्रेष्ठ था। एशिया की सबसे बड़ी चोरी को यही अंजाम दिया गया था। अतः राजा की धर्मनिरपेक्षता और उनकी उदारता के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने सुना, बेतिया का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है और अब बेतिया पश्चिम चंपारण का एक हिस्सा है और पूरे पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में बेतिया महाराजा का साम्राज्य था। और ये साम्राज्य वैशाली गणराज्य के समय से है और उसके साथ ही साथ अजातशत्रु के समय से जब वैशालियों का साम्राज्य समाप्त हुआ तो यहाँ पर मौर्यों का वंश आया, परणवों का वंश आया, नंद वंश का समय आया और इस तरह यहाँ की बहुत गौरवशाली परंपरा है और उसके बहुत ही स्थल हैं जो उसके प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। तो बेतिया कोई साधारण जगह नहीं है, चंपारण कोई साधारण जगह नहीं है। और जब आज़ादी का आंदोलन शुरू करना था तो महात्मा गांधी प्रथमतः बेतिया ही आए और बेतिया से वो गए वहाँ बेतिया आश्रम और वहाँ से उन्होंने नीलहो के विरुद्ध में अपना आंदोलन शुरू किया था। तो ये पहला सत्याग्रह। तो ये बेतिया जो शहर है बहुत ही गौरवशाली है और हम बेतिया वासी अपने को बहुत ही गौरवशाली समझते हैं जो हम इसके इतिहास को जानते हैं कि हम लोग बहुत बड़े बड़े साम्राज्य की प्रजा रहे हैं और आज हम उसके इतिहास को जानते हैं और अपने महाराजा जो हमारे प्रथम महाराजा थे जो शाहजहाँ के समय में उन्होंने यहाँ बेतिया राज्य का नींव डाला। डॉक्टर उग्रसेन सिंह, महाराजा उग्रसेन सिंह, उसके पुत्र गज सिंह और उनके बाद दिलीप सिंह और उनके बाद ध्रुव नारायण सिंह। ध्रुव नारायण सिंह की विशेष आशीष और कृपा और उनकी उदारता हमारे बेतिया इस ईसाइयत को है। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की छत्र छाया में और उन्हीं की उदारता से बेतिया में ईसाइयत की स्थापना 1745 ईस्वी में हुई और उसके पहले ही यहाँ पर एक जर्मन फादर आ गए थे और उन्होंने
राजा के आदेश से राजा की महारानी को स्वस्थ करते हुए, जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार थी, जिसका कुछ पता नहीं चलता था कि उसकी बीमारी किस कारण से है, लेकिन उनके आने के बाद, फादर जोसेफ मेरी के आने के बाद, और ये महारानी को उन्होंने प्रार्थना दुआ किया और उनको दवा दी, और एक ही खुराक, एक ही मुलाकात में महारानी की सारी बीमारी जाती रही, वह एकदम सामान्य हो गई। और महाराजा दुर्ग सिंह ने बड़े खुश होकर कहा कि फादर आप यहीं रह जाइए, और बाद के दिनों में यानी 1745 तक उन्होंने एक बड़े इलाके को ईसाइयत और ईसाई लोगों के लिए दान दे दिया, और फादर जोसेफ मेरी को यहाँ का प्रथम पल्ली पुरोहित घोषित किया गया बने, और उनके साम्राज्य में, माने ध्रुव नारायण सिंह के साम्राज्य में पूरी धर्म निष्ठा के साथ, जैसा उन्होंने हिंदू लोगों के साथ व्यवहार किया, मुसलमानों के साथ, वैसा ही उन्होंने ईसाइयत को भी राज धर्म स्वीकार किया, और फादर को पूरी तरह अनुमति दिया कि आप यहाँ पर ईसाइयत का प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म को फैलाएं, मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। तो आप लोग इस इलाके में, इस अहाते के अंदर जो कुछ भी देख रहे हैं, उसमें महाराजा ध्रुव नारायण सिंह का और उनके बाद से अंततः महाराजा आनंद किशोर सिंह और हरेंद्र किशोर सिंह का भी योगदान लगातार होते रहा। यानी उस समय से ध्रुव नारायण सिंह से लेकर उनके जितने भी वंशज हुए हैं, उनसे ईसाइयत का बहुत नज़दीकी का संबंध था, और उनके दरबार में बाद में ईसाई लोग भी दरबारी बनकर बहुत सारा अपना योगदान और सेवा दिए हैं, जिनके राजा बहुत ही प्रेम करते थे। शिक्षा का प्रचार प्रसार और बेतिया के लोगों में जागरूकता, कहते हैं कि राजा की एक अहम भूमिका थी। जब पूरा देश ढह रहा था, जब पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय बेतिया हिल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि बेतिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार, जबकि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था, लोग गुलाम बनाए जा रहे थे, लेकिन उस समय बेतिया में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। राजा लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें एकदम पूरी सच्चाई यथार्थ है। राजा जो थे वो प्रजा प्रेमी थे, वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनको वो अपने पुत्रवत प्रेम से प्यार करते थे। तो बहुत मधुर संबंध था राजा का यहाँ की प्रजा के साथ, और प्रजा भी उनको बहुत ही सम्मान आदर देती थी, अपने हृदय में वास उनको स्थान दिया था। और धर्म निरपेक्षता यहाँ की मूल परंपरा थी, और संयोग से अब 3 दिनों में आधुनिक काल में इसमें थोड़ी सी कमी देखी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ लोग भी आ गए हैं जो इस धर्म निष्ठा की जो हमारा जो संबंध था, सांप्रदायिक सद्भावना का जो जोड़ था, उसको तोड़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद बात है। महाराजा ने इस शहर को बहुत अच्छी तरह से बसाया, बहुत बड़ा बाजार बनाया, एक जो शायद विश्व में ऐसा बाजार कहीं नहीं है, मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। हमको यदि 5 करोड़ का सामान खरीदना है तो हम 1 दिन में खरीद सकते हैं, और एक ही बाजार से खरीद सकते हैं। माटी खरीदना हो तो, माटी का बर्तन खरीदना हो तो, सोना चांदी खरीदना हो तो, प्लैटिनम खरीदना हो तो, आज के युग के लिए जो चीज़ चाहिए उस बाज़ार में खाने पीने का सामान से लेकर जीवन के हर आवश्यकता के सामान आप 1 दिन में खरीद सकते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में आपके लिए स्वप्न है। तो महाराजा ने इस शहर को बहुत अच्छी तरह से बसाया, और इस शहर में उन्होंने हर तरह की सुविधा का प्रबंध किया, नाला इत्यादि का भी प्रबंध किया कि यहाँ पर बाढ़ इत्यादि नहीं आए। और आप लोग आजकल सुने होंगे बेतिया बाढ़ से पूरी तरह से डूबा हुआ था, क्योंकि राजा ने जो प्लानिंग किया था उस पर अतिक्रमण होता चला गया। उन्होंने सफाई के लिए पूरा प्रबंध किया था कि नालों की सफाई कैसे होगी, छोटे नाले की सफाई कैसे होगी, बड़े नाले की सफाई कैसे होगी। और बाद में आज़ादी के बाद से जो भी हमारे अधिकारी पदाधिकारी आए, जो भी हमारे पार्षद रहे और जो अधिकारी रहे, उन्होंने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लोग अतिक्रमण करते चले गए राजा के संपत्ति का, क्योंकि अंत में महारानी शिव कुंवर और महारानी जानकी कुंवर, जो हरेंद्र किशोर की 2 पत्नियां थीं, वो अंग्रेज शासन से क्षुब्ध होकर बेतिया से चली गई अपने नयर बनारस, और वहाँ जाकर रहने लगी। और उसके बाद से यहाँ के राज का सामानों का क्या कहते हैं अतिक्रमण होता चला गया। और उसी क्रम में आपने बताया कि यहाँ पर कितनी बड़ी भारी चोरी हुई, जिसका बेतिया के सारे लोगों को दुख था। महाराजा बहुत ही धनी थे और शौकीन थे, तो बहुत सारे सोने के सामान उसमें थे, हीरे के सामान उसमें थे, और बहुत सारे विदेश बेल्जियम से मंगाई गई घड़ियाँ इत्यादि थी।
तो बहुत ही महंगे और बहुत ही सुंदर सामान उसमें थे, क्योंकि बेतिया महाराज अन्य महाराजा की अपेक्षा थोड़ा सा अलग किस्म के थे और वो सौंदर्य प्रेमी भी थे और उनका ध्यान था कि दुनिया के जो अच्छी अच्छी चीज़ हो वो हमारे राज दरबार में हो। तो बेल्जियम की कांच के बने हुए बहुत सारे सामान, जर्मनी की घड़ियाँ यहाँ लगी हुई थी, यहाँ गिरजे पर भी लगी हुई थी और राजा का जो कचहरी था उस पर भी लगी हुई थी। और उस समय में किसी को घड़ी की ज़रूरत नहीं थी, घड़ी के आवाज़, घंटे की आवाज़ से सारे लोगों को पता चल जाता था वो दिन हो या रात कि इतना समय हो रहा है। राजा ने समय के लिए भी सभी किसी का प्रबंध कर दिया था। आज हमारा दुर्भाग्य है कि राजा का कोई वंशज नहीं होने के कारण से हमारा उस परिवार से कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यदि राजा का वंश यहाँ होता तो आज हमारे विधायक या सांसद उसी परिवार से होते और सारी जनता एक मत होकर उनको अपना। ये बहुत बड़ी बात है। राजतंत्र को लेकर यहाँ के लोगों में आज भी उतना ही प्रेम है। बिहार की स्थिति आज देश के पिछड़े राज्यों में से एक है जहाँ शिक्षा का स्तर न्यूनतम से भी न्यूनतम है। ऐसे में ऐसा इतिहास जो कि बिहार को, सिर्फ बेतिया को ही नहीं, पूरे बिहार को, पूरे देश में गौरवान्वित करता है, इस इतिहास का दब जाना, धुंधला हो जाना कहाँ तक हमें प्रभावित करता है और हमारे अंदर जो भावनाएं उमड़ती हैं जो कि बहुत भयावह होती हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चूँकि आज देश में बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, साक्षरता दर की बहुत कमी है, बेरोजगारी भी अपनी चरम पर है, उसके अलावा उद्योग धंधे भी बहुत कम मात्रा में हैं, जिसकी वजह से बिहार के लोग देश के दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, रोजगार के लिए तलाश करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र की जहाँ तक बात है, हमारे बेतिया राजा और बेतिया में जो पुरोहित लोग आए, जर्मन पुरोहित लोग आए, उसके बाद आपको यीशु समाजी पुरोहित लोग आए हैं, उसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के मामला में ये इलाका पूरा चंपारण, विशेषकर पश्चिमी चंपारण, कभी भी पिछड़ा नहीं रहा। 1745 से ही यहाँ लोगों को शिक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया गया और जिसका ये प्रमाण है कि 1860 में यहाँ पर संत स्तानिस्लास मिशन मिडिल स्कूल बनकर तैयार हो गया और लगभग 125 वर्ष पहले, जिसके बारे में आज हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 125 वर्ष पहले बेतिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा ये होली क्रॉस के सिस्टरों ने, पवित्र क्रूस की धर्मवानों ने शुरू कर दिया था और स्विट्जरलैंड से सीधे 7 सिस्टर यहाँ आकर सीधा स्विट्जरलैंड से बॉम्बे और बॉम्बे से बेतिया आकर उन्होंने यहाँ शिक्षा का काम और स्वास्थ्य सेवा का काम शुरू कर दिया और महिला शिक्षा वहीं से शुरू हो गई। और आज हम सुनते हैं कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेतिया का सौभाग्य है कि ये काम 125 वर्ष पहले यहाँ के पुरोहितों और धर्म बहनों के द्वारा शुरू कर दिया गया है और बड़े गौरव के साथ मैं ये कह सकता हूँ इसका योगदान है महाराजा ध्रुव नारायण सिंह से लेकर हरिंद्र किशोर सिंह तक। तो चंपारण किसी भी मामले में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा नहीं है और बेतिया को आज कहा जाता है, चंपारण कहा जाता है एजुकेशन हब। यहाँ कई बड़े बड़े विद्यालय हैं जो बिहार के पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे, हमारे विद्यालयों से पढ़े लिखे बच्चे, KR स्कूल से पढ़े, संतरेसा से पढ़े, मिशन स्कूल के पढ़े बच्चे दुनिया भर में बड़े बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बिहार में यदि शिक्षा का कहीं स्थापना हुआ है पहले इनका पुचियन पुरोहित यीशु समाजी पुरोहितों के द्वारा, होली क्रॉस के सिस्टरों के द्वारा, तो वह प्रथमता बेतिया में। तो इस मामले में भी हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बेतिया के शानदार और विशाल चर्च की अंदर की तस्वीरें। अंग्रेज़ों के समय में बेतिया राजा के द्वारा ये ज़मीन चर्च बनाने के लिए दान में दी गई थी। आज चर्च आपके सामने है। कहा जाता है कि जर्मन मॉडल में चर्च को बनाया गया था, लेकिन 1934 में आए एक भूकंप के दौरान वो चर्च धाराशाही हो गया और 1951 में एक नए तरीके से चर्च का निर्माण कराया गया जो आपके सामने है। ये जो ज़मीन है ये बेतिया राजा के द्वारा दान में दी गई ज़मीन है जो इनकी धर्मनिरपेक्षता का एक जीता जागता सबूत है। फादर, कहा जाता है कि ये चर्च बनाने के पीछे, ये स्कूल बनाने के पीछे और बिहार में बेतिया में
ईसाईयत के प्रचार और प्रसार के लिए बेतिया राजा ने दिल खोलकर ज़मींदारी दान में दी थी और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने खुल के पैगाम दिया था। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपने कहा वास्तव में सच है। और यहाँ बेतिया राज के राजा ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए फादर को पूर्ण रूप से अनुमति दी और ईसाई धर्म के लोगों से राजा प्रसन्न थे। इसलिए उसी समय ही उनके लिए एक पूजा का स्थल चर्च रहे, इसलिए उन्होंने ही ज़मीन दी और फादर लोगों का जो निवास स्थान है जो मेरे बाएं तरफ है वो बनवाने के लिए भी उन्होंने पूर्ण सहयोग किया और रहने के लिए अनुमति दी और प्रचार प्रसार के लिए भी पूर्ण रूप से छूट दी। तो उनकी उदारता का एक अच्छा उदाहरण है। और इस निर्माण में भी राजा ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। साथ ही साथ इसके पहले जो ये तो 1951 में ये गिरजा का निर्माण हुआ। उस वक्त स्वर्गीय फादर केविन आंजलो यहाँ के पल्ली पुरोहित थे, उनके देखरेख में यह गिरजा बना। और जब ये गिरजा बना पूरे भारत में गिने चुने गिरजा, इतना सुंदर इतना बड़ा गिरजा कम देखने को मिलता था। उसी समय से यह गिरजा था। कहा जाता है कि जब देश में चर्च गिने चुने थे उस समय हमारे चंपारण में भी, हमारे बेतिया में भी, बिहार में भी ये विशालकाय चर्च मौजूद था। इससे क्या कहना चाहेंगे? यथार्थ है। 1745 में यहाँ कलीसिया की स्थापना हो गई और एक भव्य जर्मन लोगों के द्वारा, जर्मन पुरोहितों के द्वारा एक बहुत ही भव्य गिरजाघर बनकर तैयार हुआ जो इससे भी विशाल था और इससे भी सुंदर था। लेकिन 1939 के भूकंप में वो पूर्ण रूप से धराशायी हो गया और राजा को भी इससे बड़ा दुख हुआ और उन्होंने देखा कि ईसाइयों को जब प्रार्थना नहीं है तो उन्होंने इसके लिए बहुत योगदान दिया, फादर का समर्थन किया, फादर को मदद दी और ये महाराजा के धर्म निरपेक्षता की प्रकाशा थी न, क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे और उनको अपने धर्म में बड़ी आस्था थी, लेकिन सभी धर्मों का वो आदर करते थे। और जो आज संविधान में हम लोग सुनते हैं वो महाराजा के दिमाग में आज़ादी के उतने साल पहले, 200-300 साल पहले यहाँ के महाराजा लोगों के दिमाग में था कि ये प्रजातंत्र है और यहाँ हम अपने लोगों को धार्मिकता का शिक्षा देंगे और मेल प्रेम से हम लोग रहेंगे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राजा धर्म निरपेक्ष थे और ये गिरजा, ये पूरा ईसाईयत का जो यहाँ पर 100 एकड़ का जो जमीन है लगभग, ये सब महाराजा के उदारता। किसी समय में सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि बिहार को धर्मनिरपेक्षता और उदारता का पाठ पढ़ाने वाला बेतिया का वो राज्य आज बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने इतिहास को, हम अपने उस विशाल साम्राज्य को सहेज नहीं पाए। उत्तराधिकारी ना होने की वजह से बेतिया का वो राज आज सूना पड़ा है और कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अंतर्गत इसकी जागीर पड़ी हुई है।